अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। लाहौर जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई है। मुकदमे और गिरफ्तारियों की कोई मानी नहीं रखती। मरियम नवाज कहती हैं पीडीएम इजलास में इस्तीफों समेत तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। पीडीएम इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होते हुए मरियम नवाज ने कहा, कभी सुना है एक जलसे पर 3000 FIRs काटी गई हों। किस तरह लोग बेरोजगारी से, लाकानूनियत से तंग आए हुए हैं, इस हुकूमत की नाअहली से, नालायकी से तंग आए हुए हैं। वो लोग पीडीएम में और नवाज शरीफ में अपनी निजात देख रहे हैं। इस हुकूमत की जान निकली हुई है लाहौर के जलसे से। मुल्तान के जलसे में भी इन्होंने यही किया था, गुजरांवाला के जलसों में भी इन्होंने यही किया था। कभी आपने सुना है कि एक जलसे में 3,000 2200 FIR कटी हो? इतनी FIR काटी है कि FIR का खौफ ही नहीं है। ये हुकूमत अब खुद जाने वाली है तो इसकी FIR कोई कहीं स्टैंड नहीं करती। पीडीएम में सारे ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं और कुछ चीज़ों पे काफ़ी डिस्कशंस हो चुकी हैं। नतीजा मेरे ख्याल है सामने आने के करीब है। आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। ये आवाम की रिलीफ की तहरीक है, ये उनको मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। मरियम नवाज हो या कोई और हो, इंशाअल्लाह ताला अब ये तहरीक ख़त्म नहीं हो सकती। ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को घर बेच के दम देगी। कोरोना फैल सकता है। जाली रहनुमा एतजाज एहसन ने पीडीएम को लाहौर जलसा मुलतवी करने का मशवरा दे दिया। समा से बात करते हुए कहा, हुकूमतें जलसे जुलूस से नहीं जाती, तीसरी ताकत उन्हें गिराती है। मरियम नवाज सियासत को तसादुम की जानिब ले जा रही हैं, लेकिन मंसूबा कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। एतजाज एहसन ने अपोजिशन जमातों के इस्तीफों की भी मुखालिफत कर दी। कहा, इस्तीफे का आइटम बम चलाने का फैसला नून लीग अकेले अकेले कैसे कर सकती है। मरियम नवाज तो नवाज शरीफ से भी 2 कदम आगे निकल गई हैं, मगर उन्हें मौका मिला तो वो बाहर चली जाएंगी। अपोजिशन जमातों को सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ के बयानिए में पीडीएम का मफाद नहीं। जाती राय तो ये है कि इसको मुलतवी करना चाहिए, ये सारी रैलीज को और जलसे को, क्योंकि कोरोना का बहुत खतरा है। मेरा क्या कसूर है अगर इनके जलसे की वजह से मुझे कोरोना हो जाए या आपको कोरोना हो जाए? तो ये जानों से खेल रहे हैं। इनको तो इसको मुलतवी कर देना चाहिए। मरियम तो इसको बिल्कुल तसादुम की तरफ लेके जा रही है, पर जलसों से और जलूसों से सिर्फ हुकूमत खत्म नहीं होती। हुकूमत खत्म होने के लिए पीछे से जो तीसरी ताकत है वो ही आके करती है, अगर करे तो। और ये तो इन्होंने उनके साथ भी बराह रास्त माथा लगाया हुआ है कि 2 जो हैं जिनके नाम वो लेते हैं वो भी इस्तीफा दे और वजीर आज़म भी इस्तीफा दे। कामयाब नहीं होता इस वजह से कोई इनका जो मंसूबा है। जिस पार्टी की को ज्यादा शौक है इस्तीफे देने का दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए इस पे। मेरी राय तो नहीं है, जाती राय के पीपल्स पार्टी को इस्तीफों की हद तक जाना चाहिए। इस किस्म का ऐलान तो जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा एक एटम बम होगा, ये एटम बम चलाने का फैसला अकेली मरियम बीबी किस तरह कर सकती है? बाहर तो जाना चाहेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर उनको बाहर जाने दिया जाए तो क्यों नहीं जाएंगी? ये तो उनका के लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी कि नवाज शरीफ भी वहाँ चले गए, मरियम भी चली जाए, तो बहुत बड़ी रिलीफ है। सवाल शहबाज शरीफ का है, उसका क्या बनेगा? वो इस वक्त सारा नैरेटिव बता रही हैं, सारा बयानियां बना रही हैं और एक गरज चमक के उन्होंने ये काम किया है। और जो अपना उनके चचा साहब हैं और कजन हैं वो भी एक साइड पे रह गए हैं। और मेरा ख्याल है इसको तो नवाज शरीफ से भी 2 कदम आगे है। जहाँ तक मरीम नवाज शरीफ का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ वो कमाल मूव्स कर गई है और किला लाहौर उसने फतह कर लिया है और यहाँ सबसे आगे निकल गई है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को PMLN को PMNL कर दिया है, यानी पाकिस्तान मरियम नवाज लीग कर दिया है। और इस सर्दी में बड़े बड़े जुलूस और रैलीज कर रही हैं, पर इसमें क्या पीडीएम का और सारे के भी मुफादात इस बयानिए में है कि नहीं? ये पीडीएम को सोचना पड़ेगा।
वो कहती हैं 8, वो सुनती हैं 13। आर या पार की बात करने वाले 8 और 13 में उलझ कर रह गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अपनी पार्टी लीडर के कहे से मुकर गईं। ये 8 और 13 की कहानी है क्या, आपको दिखाते हैं। बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह 8 तारीख को, अब या आर या पार इंशाल्लाह। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कभी नहीं कहा कि 8 तारीख को आर या पार हो। 8 तारीख को, अब या आर या पार इंशाल्लाह। उन्होंने कहा 13 दिसंबर को, 8 तारीख को, 13 दिसंबर को, 8 तारीख को। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिम्मेदार पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या हुआ? उन्होंने कभी नहीं कहा कि 8 तारीख को, 8 तारीख को, एक सेकंड, उन्होंने कभी नहीं कहा कि 8 तारीख को, 8 तारीख को, एक सेकंड। उन्होंने कहा 13 दिसंबर को, 8 तारीख को, उन्होंने कहा 13 दिसंबर को। 8 तारीख को। क्या हुआ? जिम्मेदार पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब या आर या पार इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वबा के दिनों में पीडीएम को रैली निकालना महंगा पड़ गया। थाना शादरा में मरियम नवाज समेत 43 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट। 600 अफराद को इकट्ठा किया, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की, इश्तियाल अंगेज तकारीर की, ट्रैफिक ब्लॉक करके शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर की। मरियम नवाज के खिलाफ 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना शाहदरा में मुकदमा मुकामी पटवारी की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी, डॉक्टर असद अशरफ, समीउल्लाह खान और मलिक रियाज समेत 43 अफराद को नामजद किया गया है। FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शुरका ने कोरोना एक्ट, साउंड सिस्टम एक्ट और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी के अलावा शरअंगेज तकारीर भी की। जहांगीर खान, समा, लाहौर। इस जाली हुकूमत को आखिरी धक्का लगाओगे इंशाअल्लाह, वादा। और एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। जज जवादुल हसन ने दौरान समाअत दिलचस्प रिमार्क्स दिए। बोले, मेरे 80% केसेस आखिरी मराहिल में हैं, अगर टिक गया तो 2 माह में तमाम केसेस निमट जाएंगे। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। शहबाज शरीफ की अहलिया को पेश होने की 30 रोजा हतमी मोहलत मुकम्मल। नुसरत शहबाज की मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने नुसरत शहबाज की जायदाद का रिकॉर्ड भी नैब से मांग लिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वकला की सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से गवाहों पर जिरा न हो सकी। वकला की मसरूफियत पर जज जवादुल हसन ने कहा कि उनकी अदालत के 80% केसेस आखिरी स्टेज पर हैं। अगर वो टिक गए तो 2 माह में अदालत खाली कर देंगे। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर केस से मुतल्लिक बात करना चाही तो फाजिल जज ने उन्हें रोक दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 अदवार की तनख्वाहें और मरात 6 करोड़ रुपया बनती है जो उन्होंने नहीं ली। जज जवादुल हसन ने कहा कि ये बयानात आप मरियम औरंगजेब के लिए छोड़ दें, फौजदारी केसेस में तमाम पत्ते शो नहीं करते। अदालत ने शहबाज शरीफ को फिजियोथेरेपिस्ट की सहूलत ना देने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट तलब करते हुए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और तमाम मुल्जिमान को 12 दिसंबर को तलब कर लिया। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर ने अपने इस्तीफे मरियम नवाज को जमा करा दिए। अफजल खोखर NA 136 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि उनके भाई सैफुल मलूक खोखर PP 165 से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। दोनों भाइयों ने अपने इस्तीफे मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के पास जमा करा दिए हैं। PDM ने हुकूमत को इस्तीफे देने की धमकी दे रखी है। और ऐसे में ये अहम सवाल, क्या PDM की तहरीक नाकाम हो जाएगी या हुकूमत चलेगी? सियासी मंजरनामे का क्या होगा हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में सितारों की चाल। इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के दाम। सियासतदान सियासी चालें चल रहे हैं, मगर सितारों की चाल क्या बताती है?
समा के प्रोग्राम खुतब ऑनलाइन में माहिर इल्म फल्कियात आगा बहिश्ती ने कहा कि इमरान खान सिर्फ यही नहीं अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। वजीर आजम को PDM की इस तहरीक से कोई खतरा नहीं। इमरान खान मुकम्मल करेगा, अगले 5 साल भी इमरान खान का है। ये इनके मूवमेंट मार्च तक है और उसके बाद इनकी आहिस्ता से दिन ब दिन और 2021 के जैसे दिन शुरुआत होंगे इनमें कमी आना शुरू हो जाएगी और ये खुद आपस में टूट फूट के शिकार हो जाएंगे। जबकि माहिर इल्म नजूम अली मोहम्मद खान को अगले बरस ही हुकूमत खतरे में नजर आ रही है। जून मैक्सिमम 2021 का जून है इस हुकूमत के लिए, खान साहब के लिए। अभी फिलहाल भी कुछ मामला डिस्टर्ब होंगे, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होंगी। ये दिसंबर का जो गिरन है ये भी इम्पैक्ट डालेगा, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत मनसी असर डालेगा। मौलाना फजल रहमान का क्या बनेगा? माहिर इल्म फल्कियात आगा बहिश्ती को सितारों की चाल में मौलाना फजल रहमान की अगले इलेक्शन में भी शिकस्त ही नजर आ रही है। अली अमीन गंगपुर मौलाना फजल रहमान को अगले इलेक्शन में हरा देगा। सितारों की चाल देखने वालों ने अगला साल पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतरी का साल करार दिया है। कुछ दीगर खबरें। DMCs के 1100 मुलाजमीन जो इंतकाल कर गए हैं या उम्र 60 साल से जायद हो चुकी है, उनकी तनख्वाह फिर भी जारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं MQM वाले वफाकी हुकूमत के साथ बैठते हैं तो उन पर तनकीद करते हैं और जब हमारे साथ बैठते हैं तो हम पर तनकीद करते हैं। जो हमारे MQM के दोस्त हैं इनको सिर्फ ये तनकीद करना होती है। ये वफाकी हुकूमत के साथ बैठते हैं, उनके खिलाफ भी तनकीद करेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हमारे खिलाफ तनकीद करेंगे, चूँकि खुद ये लोग काम करने की कोशिश नहीं करते। DMC पे कंट्रोल था, किन किन प्राइवेट लोगों को ठेके दे दिए गए उसके। वो DC क्या कर रहा है, उसने चेक किया, उसने वेरीफाई किया कि तकरीबन कोई 1100 मुलाजमीन है DMC के जो कि या तो इंतकाल कर चुके हैं या 60 साल से ऊपर उनकी उम्र गुजर गई है, लेकिन आज भी उनको तनख्वाह मिलती है। किसने किया? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की DMC की हुकूमत थी। कौन कराची को चलाता था पिछले 35-40 साल, आप मुझे बताइए। किसके दौर के अंदर रोडों को कमर्शलाइज़ किया गया था? किसके दौर के अंदर पार्कों को चाइना कटिंग की गई थी? अगर किसी शख्स ने किसी ज़िले की आवाम के साथ ज़्यादती की है, उसके पार्कों पर कब्ज़ा करके, उसके पार्कों के ऊपर चाइना कटिंग करके, नालों के ऊपर चाइना कटिंग करके, रफाई प्लॉट्स के ऊपर चाइना कटिंग करके, तो उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बहादुर अफसर कार्रवाई करने का फ़ैसला करता है, कार्रवाई कर रहा है, तो हमें तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपनी बातों से इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों को सपोर्ट करते हैं? कौन कराची को चलाता था पिछले 35-40 साल, आप मुझे बताइए। किसके दौर के अंदर रोडों को कमर्शलाइज़ किया गया था? उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके तो आप उसको कहते हैं तुम्हें जहाँ से आओ वहाँ भेज देंगे। ये कोई मुनासिब बात है? हम सब सिंधी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं। ये जो बार बार तफरीक की सियासत की जाती है ना, ये अनफॉर्चुनेट है। और मैं एक बार फिर इन लोगों से जो तफरीक की सियासत करते हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लोगों को प्लीज़ बांटे ना, लोगों को जोड़ने का वक्त है ताकि मिलकर हम अपने शहर को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को बेहतर बना सकें। दूसरी जानिब PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध में फौरी तौर पर बल्दियाती निज़ाम लाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत सिंध पर तनकीद करते हुए बोले, विफाक के साथ ऐलान करदा पैकेज के तहत जाली सरकार ने अभी तक एक काम नहीं किया। मजीद उनकी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। लोकल बॉडी की मुद्दत को ख़त्म हुए वे अगस्त के महीने से दिसंबर में आ गए। हम डिमांड कर रहे हैं कि सिंध के बल्दियाती निज़ाम को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सिंध गवर्नमेंट में कोई काम नहीं किया। आज की तारीख में बता दें जो उनके पैकेज में अनाउंस किया है उसमें उन सड़कों तक के नाम अभी तक अनाउंस नहीं किए जो वो उस पैकेज के तहत बना रहे हैं। बजट में कहा कि रेड लाइन हम शुरू कर देंगे किस महीने में? सितंबर में। आज कहाँ खड़े हैं? दिसंबर में। मलीर एक्सप्रेसवे 14 अगस्त को संगे बुनियाद रखी जा रही थी। आज कहाँ खड़े हो? बन गई। K4 का मंसूबा 2006 में शुरू हुआ था, तुमसे 12 साल में मंसूबा बना क्यों नहीं? S3 का मंसूबा 2004 का मंसूबा है, 16 साल गुजर गए। सिंध के किसी शहर के अंदर सीवरेज ट्रीट नहीं होती। तुम्हें लोगों की कहाँ परवाह है? और मारूफ बिजनेसमैन और साबिक सदर KCCI सिराज कासिम तेली इंतकाल कर गए। सिराज कासिम तेली को दुबई में दिल का दौरा पड़ा। सिराज कासिम तेली 17 मई 1953 को कराची में पैदा हुए। मुल्की मईशत और पब्लिक सर्विस में हमेशा बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।
और इसी पर बात कर लेते हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब। ज़ुबैर साहब बताइएगा, आज वो इंतकाल कर गए हैं, पाकिस्तान एक बड़े बेबाक और नडर बिजनेसमैन से महरूम हो गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक्चुअली बहुत बड़ा लॉस है और बिजनेस कम्युनिटी का तो इतना बड़ा लॉस है कि हम सोच ही नहीं सकते। और हमारा अपना, जैसे हमारा लीडर था, हमारा भाई था, वो हमारे लिए तो इतना बड़ा लॉस है कि हमको अभी तक, मुझे तो कम से कम अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो हम में अब नहीं रहा। इतना बेबाक आदमी और इतना सच्चा आदमी मैंने नहीं देखा। शायद आप लोगों ने भी सब इसकी तस्दीक करेंगे कि चाहे कैसे भी हालात, कैसे नामुनासिब हालात हों, जब इंतहाई खतरनाक पोजीशन हो, ये खड़ा हो के बबांग दौल सच बात करता था। ये उसका तुर्रा इम्तियाज था। मैं समझता हूँ कि हम इसको बहुत सालों तक इसको ना भूल भी नहीं पाएंगे और उसकी जगह पुर भी नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा जो है ना ये जो हमारे साथ किसानिया हो गया है, बड़ा अनटाइमली हुआ है, कोई उम्र उसकी नहीं। ठीक है ज़ुबैर साहब, हमारे साथ रहिएगा। KCCI के सदर शारिक वोहरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शारिक साहब, आप क्या समझते हैं, कितना बड़ा खला है ये, और अगर खिदमात की बात की जाए तो क्या क्या खिदमात आपके जहन में आती हैं उनकी? सिराज कासिम तेली साहब की बेशुमार अनगिनत खिदमात हैं टू द कम्युनिटी, बिजनेस की और इंडस्ट्री की, न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी मैं अगर कहूँ कि उनकी खिदमत ये है कि उन्होंने हर इशू पर, चाहे वो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इस्लामाबाद में पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे कुछ हो, उन्होंने हर इशू पर बड़ी बहादुरी से, बहुत नडर लीडर था। और कराची चेंबर को तो नुकसान ऐसा है कि शायद बहुत अरसे में पूरा ना हो सके, लेकिन पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को, ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि एक बड़ा नुकसान है। शारिक वोहरा साहब और इसके अलावा ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की, आपका शुक्रिया। और वज़ीर आज़म के मुआविनीन की तैनाती के खिलाफ आइन नहीं, लेकिन वो काबीना के रुकन नहीं हो सकते। मुशीर से ज़्यादा 5 हो सकते हैं, लेकिन काबीना या काबीना में कमेटियों में वो भी शामिल नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुआविनीन और मुशीरों से मुतालिक तफसीली फैसला जारी करते हुए उनके इख्तियारात की तशरीह भी कर दी। मुआविनीन की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कितना अख्तियार रखते हैं और मुआवनीन क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सब वाज़ेह कर दिया। मुआवनीन की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद और मुशीरों की काबीना कमेटी में शमूलियत के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर होने के तफसीली फैसले में मुकम्मल तशरीह कर दी गई। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से तहरीर किए गए फैसले में कहा गया है कि मुआवनी खसूसी काबीना का रुकन नहीं हो सकता, ना इजलास में शामिल होने का अख्तियार रखता है, पार्लियामेंट से खिताब कर सकता है, ना उसके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी है। ताहम मुआवनीन खसूसी की तैनाती आइन की किसी शिक के खिलाफ नहीं, इसलिए उनकी तैनातियाँ कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीरों से मुतल्लिक अदालती फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ज़्यादा से ज़्यादा 5 मुशीर रख सकते हैं। मुशीर को वज़ीर के बराबर ओहदा सिर्फ मराआत के लिए दिया जाता है, इससे वह वाकई वज़ीर नहीं बन जाता। एक मुशीर पार्लियामेंट से खिताब तो कर सकता है, लेकिन वोटिंग के अमल में शरीक नहीं हो सकता। काबीना कमेटी में मुशीरों की शमूलियत और सरबराही के खिलाफ दायर दरख्वास्त इन्हीं बुनियादों पर मंजूर की जाती है। नैब बलोचिस्तान की बड़ी कार्रवाई, 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम में साबिक सेक्रेटरी फिशरीज और मौजूदा डायरेक्टर फिशरीज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। महकमा फिशरीज बलूचिस्तान के आला ऑफिसरान हेर फेर और बदनवानियों के इल्जाम में नैब के शिकंजे में। नैब बलूचिस्तान ने साबिक सेक्रेटरी फिशरीज आफ्ताब अहमद बलोच और मौजूदा डायरेक्टर जनरल मुनीर मूसियानी को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने करप्शन करते हुए कौमी खजाने को 1 अरब रुपए का टीका लगाया। मुलजिमान ने ग्रीन फाइबर ग्लास बोट्स, विसल मॉनिटरिंग सिस्टम, सी एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग बोट्स की खरीदारी के ठेके, घर और सड़कें बनाने वाली उन कंपनियों को दिए जो रजिस्टर्ड ही नहीं थे। यही नहीं, मुलजिमान ने काम की अदम तकमील के बावजूद बोट्स, मशीनरी और दीगर अशिया की वसूली की मद में मई और जून के माह में भारी अदायगियाँ भी की। गिरफ्तार मुलजिमान को नैब मुंतकिल कर दिया गया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में सरकारी पार्क के बाहर पार्किंग माफिया धड़ल्ले से शहरियों को लूटने लगी। माफिया के कारिंदे समा टीम को देखकर भागने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। के सरकारी पार्क्स में शहरियों से पार्किंग के नाम पर लूट मार का सिलसिला अपने अरूज पर पहुंच चुका है। ये तरीका किस तरह इख्तियार किया जा रहा है और शहरियों से कितनी दुगनी फीस वसूल की जा रही है, तमाम तर तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची में पार्किंग माफिया की बदमाशी। क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क के पार्किंग एरिया में शहरियों से लूटमार। कैसे सरकारी रेट्स, कौन सी सरकार? माफिया ने पार्किंग एरिया को यरगमाल बनाया हुआ है। सरकारी फीस के बजाय अपने रेट्स मुकर्रर कर दिए। मोटरसाइकिल वालों से 5 की जगह 20 और कार वालों से 20 की जगह 50 रुपए की वसूली। 20 रुपए लिए गए। अच्छा, 20 रुपए के बगैर जाने नहीं दिया आपको? नहीं बोला। क्या कह रहे थे, 20 रुपए देंगे? हाँ, पर्ची लेनी है वरना नहीं पार्किंग। क्या लेके आए आप? गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है? ये सुजुकी है। कितने रुपए फीस दिए? 50। गैर कानूनी पार्किंग फीस क्यों ली जा रही है? समा टीम ने जब पार्किंग माफिया के कारिंदे से पूछना चाहा तो वो कैमरे को देखकर भाग गया। हाँ भाई, इधर आओ। हेलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हटो हटो। कारिंदे ने दूर जाकर पर्चे भी फेंक दी। बेशक बिल्कुल ऐसा जोड़ लगाता हुआ भागा, क्योंकि वो चोर था। अगर चोर ना होता तो ना भागता, क्योंकि नाजायज लूटमारी कर रहा था। केएमसी का पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दावे से आगे बस नहीं चलता। जो केएमसी साइट्स हैं उन पे अगर कोई ज़्यादा फीस ले रहा है तो उनके खिलाफ फौरी एक्शन होगा और कल ही इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी टीम जो है वहाँ पहुँचेगी, इस बात को चेक करेगी कि आया अगर वो केएमसी की चार्ज पार्किंग की जगह है तो वहाँ अगर कार के 20 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं तो इसका नोटिस लिया जाएगा। मैं समा टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बड़े अहम मसले की जानिब तवज्जो मबजूल कराई है। कराची में केएमसी की 34 पार्किंग साइट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी इफ्तिकार शालवानी तमाम तर दावों के बावजूद शहर में केएमसी की रेट कायम करने में नाकाम है। यही वजह है कि केएमसी की हदूद में पार्किंग माफिया आज़ादाना अपना धंधा चला रही है। कैमरामैन मोहसिन अली और फैसल अगाई के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। और अब कुछ बात करते हैं कराची सर्कुलर रेलवे की, जो अब तक बहाल ना हो सकी, लेकिन वफाकी वजीर शेख रशीद के दावों और तारीखों ने कराची वालों को जरूर घुमा कर रख दिया है। सिटी स्टेशन से औरंगी तक काम सुस्त रवि का शिकार है। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। क्या यहाँ से सर्कुलर रेलवे गुजरेगी? यहाँ तो ना अभी फाटक लगा है, ना ही रेलवे क्रॉसिंग। वजीर मेंशन से लियारी स्टेशन के दरमियान ट्रैक पर खौफनाक सूरत हाल, जहाँ से आवाम का गुजर मामूल बना हुआ है। 14 तारीख को या 15 तारीख 14 ही समार बनती है। आपको फिर जहमत देंगे ये 14 किलोमीटर का 15 दिन के बाद और इसमें फैसला इजाफा करेंगे ताकि लूप सारा कवर हो जाए। मगर कैसे? केसीआर का दूसरा मरहला यानी सिटी स्टेशन से नाजमाबाद औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर के ट्रैक पर 15 फाटक बनाए जाने हैं। एक फाटक में 20 से 25 दिन लगेंगे, 15 दिसंबर तक नहीं लगेंगे क्योंकि काम ज़्यादा है। अभी फाटक अभी और भी हैं, बाकी आगे वो भी लगाने हैं। सिर्फ फाटक ही फटीक नहीं बने हुए, इसके अलावा स्टेशंस, प्लेटफॉर्म और सिग्नल समेत दिगर काम भी मुकम्मल नहीं किए जा सके। प्लेटफॉर्म बने हैं, ना स्टेशन की हालत सुधारी गई है, ना ही जो ट्रैक हैं उनको जो है वो सुधारा गया है। उसी तरह सूरत हाल है। ख़राब हालत में मौजूद जिन पटरियों से ट्रेन उतरने का खदशा है, वहाँ मोटरसाइकिल से भी कम रफ्तार पर ट्रेन चलाना पड़ेगी। जो ट्रैक हमारा रिमूवल हो गया है उस पर तो कम से कम जो है 60, 65, 70 भी चलेगी। जो ट्रैक अभी रिमूवल नहीं हुआ है उसके ऊपर यह है कि 25-30 किलोमीटर काशिश स्पीड से गाड़ी चलेगी। सूरत हाल देखकर शहरियों को भी लगता नहीं कि सर्कुलर रेलवे 15 दिसंबर से चल पाएगी। हादसात का खतरा है कि जैसे रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक भी नहीं बने, स्टेशन भी नहीं बने और प्लेटफार्म भी नहीं है। काम करना कोई चाहे ना तो इतना बड़ा काम नहीं है, हो सकता है। अगर नहीं होना तो फिर तो मुश्किल है, मेरे को मुश्किल लग रहा है अगर इस तरह काम हो रहा है तो। वजीर रेलवे की 15 दिसंबर की तारीख में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं और 70% काम होना बाकी है। कराची वालों को इंतजार है कि आने वाला मंगल खुशियों का समा बांधेगा या फिर नई तारीख मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।
थाना ना हुआ दुकान हो गई। लाहौर में पुलिस वालों को थाने की इमारत तक मैसर नहीं। ये कौन सा थाना है? समा के नुमाइंदे जहांगीर खान की तरफ चलते हैं। जहांगीर, क्या मामला है ये? जी, लाहौर में एक थाना ऐसा भी है जो थाना तो एक है लेकिन 8 जगहों पर बिखरा पड़ा है। कहीं अहलकार दुकानों में बैठकर अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर रहे हैं तो कहीं किसी किराए की इमारत में साइलिन की दाद रसी की जा रही है। इस थाने का नाम थाना लियाकताबाद है जो कि 28 साल पहले कायम किया गया। थाने की एक मरकज़ी इमारत भी है और उस मरकज़ी इमारत का रकबा जो है वो 1 से 1.5 मरला है, जबकि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और ऑपरेशन के जो अहलकार हैं वो दुकानों में बैठकर अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर रहे हैं। ये भी एक दुकान है जिसमें ये थाना है। ये मरकज़ी इमारत के अकब में ये 2 दुकानें हैं जिसमें अहलकार बैठे हुए। इसके साथ की भी एक दुकान है जहाँ पर पुलिस अहलकार अपने फ़राइज़ की अंजामदही जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह से जो मरकज़ी इमारत है वहाँ पर SHO का कमरा है और हवालात है और रिपोर्टिंग रूम है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि 28 साल पहले ये थाना बना और किराए की इमारत में बना। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, थाने के वसाइल जो हैं वो बढ़ाए नहीं जा सके और मजबूरन उन्हें दुकानें जो हैं वो किराए पर लेकर वहाँ पर पुलिस अहलकारों को बिठाना पड़ा। अहलकार इन्हीं दुकानों में बैठकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और साइलिन की जो है वो दरख्वास्तें या उनकी शिकायत हैं वो सुन रहे हैं। जी, हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।